अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, चाइना इस वक्त काफ़ी चारों तरफ से फंस गया है। पहले तो हम बात करेंगे कि कल जो चाइना के 5 इंजीनियर्स मारे गए केपी में, ये इंजीनियर्स लेके जाए जा रहे थे सीपेक का एक रोड बनाने के लिए। अजीज़ दोस्तों, लास्ट वीक अमेरिकन कांग्रेस में एक हियरिंग में अमेरिका के असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कहा था कि हमें नहीं पसंद कि पाकिस्तान चाइना के साथ सीपेक बना रहा है और ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए हम पाकिस्तान को समझाएंगे कि वो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन और चाइना के साथ सीपेक प्रोजेक्ट को ख़त्म करे। और एक तरह से ये धमकी भी थी कि अगर नहीं करोगे तो फिर जाहिर है तुम्हारे हालात ऐसे नहीं हैं कि तुम हमारी मदद के बगैर चल सको। अब चाइना बार बार कोशिश कर रहा है कि इसका सीपेक, जो कि वन बेल्ट वन रोड का एक इनिशिएटिव था और पूरी दुनिया में ये एक इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइन के साथ जाना था कि पूरी दुनिया में इसको फैलाना था, लेकिन इसको फर्स्ट स्टेप पे ही रोक दिया गया है। और जाहिर है इसके अगेंस्ट में जो अभी G20 की लास्ट ईयर इंडिया में जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था जो इंडिया से अरबियन गल्फ, इसराइल होता हुआ यूरोप तक जाना था। लेकिन जाहिर है 2 बड़ी ग्रुप्स इस वक्त दुनिया में लड़ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, नेटो, यूरोप वगैरह है, तो दूसरी तरफ रशिया, चाइना का एक ग्रुप है। और हमास का जो अटैक हुआ 7 अक्टूबर को, इसके बाद कोई बात नहीं कर रहा उस अमेरिकन इनिशिएटिव का जो कि इंडिया से लेके यूरोप तक वन बेल्ट वन रोड जाना था। ज़ाहिर है सऊदी अरब और अरबियन कंट्रीज़ के इस वक्त इज़राइल के साथ मामला सही नहीं चल रहे। तो अजीज़ दोस्तों, चाइना का सीपेक रुलता जा रहा है। कहाँ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था ग्वादर पोर्ट से मामला, और फिर जरदारी, फिर नवाज शरीफ, फिर इमरान खान, मुख्तलिफ दौर में ये थोड़ा थोड़ा इस पे काम होता रहा और पाकिस्तान के ऊपर $70 बिलियन का कर्जा चढ़ गया इस सीपेक के नाम पे। और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने ज़बरदस्त कमाई की, खूब माल बनाया। चाइना के कॉन्ट्रैक्टर्स ने और चाइना की करप्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने भी माल बनाया। अब वापस ये नई सरकार के साथ चाइना कोशिश कर रहा था, हालांकि पाकिस्तान इस पे काफ़ी अरसे से बेदिली से काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान मजबूरन चाइना के साथ फंसा हुआ है, तो ये काम कर रहा है। और इसका चाइना को भी पता है कि हम पाकिस्तान को जितने भी पैसे देते हैं ना, पाकिस्तान आफ्टर ऑल एक प्रोस्टिट्यूट है। और ये अमेरिका, अरब कंट्रीज़, तुर्की और हमारे साथ मुख्तलिफ चीज़ें करता रहता है। माल बनाने के लिए पाकिस्तान की करप्ट आर्मी ये सब चीज़ें करती है। और एक मिसाल है कि चाइना इन सारी चीज़ों को समझते हुए भी इसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसका ये जो वन बेल्ट वन रोड है ये जाता ही सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए, और कहाँ जाएगा। देखें, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से ना वो रशिया के कंट्रोल में है, और ऐसा चाइना का इतना ज़्यादा उनके साथ इन्फ्लुएंस नहीं है। सेंट्रल एशियन पब्लिक के भी आपको डेमोग्राफी को समझना होगा। एक सूफीज़म वाला इस्लाम है ना, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ज़्यादा आम है, और यही इस्लाम चाइना के उगर प्रोविंसेस में है। तो अब जब उगर प्रोविंस के मुसलमानों पे चाइना इतना अत्याचार कर रहा है, तो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, ये सब चाइना को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो चाइना का सीपेक एक सीधा साधा पाकिस्तान के ज़रिए फिर अफ़गानिस्तान, ईरान होता हुआ आगे जा सकता है। चाइना बार बार कोशिश करता है कि ये इधर से गुजारे। अब नई सरकार के साथ फिर नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इंजीनियर्स भेजे, जिसको मार दिया गया।
अब पाकिस्तान के वही जान अचकज़ई जो बलूचिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और आर्मी के इस वक्त सबसे बड़े टट्टू हैं, वो वापस कह बैठे कह रहे ये तो रॉ का काम है, रॉ करवा रही है, रॉ टीटीपी को भी चला रही है, रॉ बलूचिस्तान वालों को भी चला रही है, सब रॉ कर रही है। तो अगेन फिर रॉ को ही सारा काम दे देते हैं। तो खैर हुआ ये कि ये केपी में जब इनको एक गाड़ी में लेके जाया जा रहा था, गाड़ी उड़ा दी गई, ड्राइवर भी पाकिस्तानी मारा गया और 5 इंजीनियर मारे गए। ड्राइवर का तो बेचारे का कोई बोलता ही नहीं है, चाइनीज़ के ऊपर सारी बात आ गई है। फ़ौरन शहबाज शरीफ और आर्मी पहुंच गई चाइनीज़ एम्बेसी और चाइनीज़ एम्बेसडर से माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करने लगीं। चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि तुम हमारे इंजीनियर्स को सिक्योरिटी तो दे नहीं सकते, तुम आगे क्या काम करोगे। जाहिर है 5 इंजीनियर केपी में जा रहे थे। केपी इस वक्त बैटल फील्ड है, मैदान जंग है, वहाँ पे इतना ज़्यादा टीटीपी का और सारा हिसाब किताब है। आपने कैसे बगैर सिक्योरिटी के चाइनीज़ इंजीनियर्स को भेज दिया? तो कल को अब चाइना ये भी कह सकता है कि भाई हमारे लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम अपनी आर्मी डिप्लॉय करेंगे। आर्मी इनको अमेरिका डिप्लॉय नहीं करने देगा, इसलिए कि पाकिस्तान में अमेरिका की आर्मी ऑलरेडी बहुत अंदर तक ऑपरेट कर रही है। कई पाकिस्तान के एयरफील्ड अमेरिका के कंट्रोल में आज भी हैं। अमेरिका के इस इलाके में डिज़ाइंस हैं और नो डाउट कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल के गया था तो ये टीटीपी को अमेरिका चला रहा हो, क्योंकि आफ्टर ऑल टेररिस्ट ग्रुप जितने भी इस्लाम के नाम पे बने हैं ये सारे अमेरिका ने ही बनाए हैं और चलाए हैं। यू नेवर नो कि टीटीपी को अमेरिका वाया अफ़गानिस्तान चला रहा हो, कि अफ़गानिस्तान में आज भी अमेरिका का असर और रसूख तो है। 20 साल वहाँ पे अमेरिका मौजूद रहा है, अमेरिका की आर्मी रही है, पूरा मुल्क उनके कंट्रोल में था। फिर तालिबान को एक एग्रीमेंट के साथ दे के गए अफ़गानिस्तान, $80 बिलियन का हथियार छोड़ के गए। तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि टीटीपी पाकिस्तान को प्रेशर में रखने के लिए अमेरिका ने चलाया हुआ हो। और चाइना के ऊपर अटैक तो सीधा सीधा अमेरिका के इंटरेस्ट में जाता है और किसी के इंटरेस्ट में नहीं जाता। देखें अभी ISIS ने क्लेम किया रशिया के अटैक का, तो व्लादिमीर पुतिन ने कल कहा है कि बिल्कुल ये काम इस्लामिस्टों का है, ISIS का है। लेकिन हमारा सवाल आज भी यही है कि ISIS तो सिर्फ अमेरिका के दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है, अमेरिका के दोस्तों को कभी इसने अटैक नहीं किया, ना अमेरिका के ऊपर कभी अटैक किया। अमेरिका इराक, लीबिया, सीरिया और बाकी अरब कंट्रीज़ में सिग्निफिकेंट मौजूदगी है अमेरिका की, तो वहाँ पे ISIS क्यों अटैक नहीं करती? कभी अमेरिका पे अटैक नहीं किया, कभी इसराइल पे अटैक नहीं किया। तो ये सिर्फ अमेरिका के दुश्मनों पे अटैक करती है, तो कौन चला रहा है फिर इसको? ऑब्वियसली अमेरिका चला रहा है। तो इसी तरह टीटीपी को का ये अटैक है जो, या अभी तक टीटीपी ने इसको क्लेम तो नहीं किया है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने इसको टीटीपी के मत्थे डाला हुआ है। बॉटम लाइन ये है कि 5 चाइनीज़ इंजीनियर मारे गए। अब पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दावत दे रहा है, कौन इन्वेस्टर आएगा? कल एक बहुत बड़े न्यूज़ एंकर थे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे आपके यहाँ कोई ऐसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकता है? आपका तो लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं है जो इनको सिक्योरिटी देना, इनके इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी दे। फिर यहाँ पे इनकम का तो कोई है ही नहीं हिसाब किताब। मतलब पाकिस्तान में करप्शन और लूटमार इस हद तक की है कि कौन अपने सारे बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी हैं वो वाइंड अप करके जा रहे हैं। पाकिस्तान का आधा बिजनेस दुबई में शिफ्ट हो चुका है, तो बाहर से कौन आएगा? ऐसे में जब चाइना जैसे कंट्री के इन्वेस्टमेंट और उनके बंदों को सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो और कोई कैसे आ सकता है? तो ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और नो डाउट कि चाइना बहुत गुस्से में है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं अगले महीने चाइना जा रहा हूँ जी के पाँव पकड़ने के लिए कि भाई अब हमें बताओ कि हम क्या करें। हम अमेरिका के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते, तुम्हारा और अमेरिका का बहुत बड़ा पंगा चल रहा है, तो अब हम कैसे चीज़ों को चलाएं? आपको याद होगा कि लास्ट वीक जब अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी, तो पाकिस्तान ने कहा था कि वादी वाखान है ना, जो कॉरिडोर वो पाकिस्तान का है और वो हम कब्ज़ा कर लेंगे। ये एक पट्टी है जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, और ये लंबी पट्टी सीधी जाके लगती है चाइना को।
इतना सा हिस्सा अफ़गानिस्तान का वो चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है। दैट इज़ द ओनली बॉर्डर विथ चाइना। और ये पाकिस्तान के भी गिलगित बल्तिस्तान को टच करता है। एक्चुअल में ये पाकिस्तान के इलाके को नहीं टच करता, ये ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान जो कि इंडिया का है उसको टच करता है। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने कहने को तो ये बढ़क मार दी थी कि हम ये कॉरिडोर ऑफ वाखान कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन चाइना नहीं करने देगा, क्योंकि चाइना का अफ़गानिस्तान से यही एक बॉर्डर मिलता है। तो अगर ये पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गया तो फिर चाइना बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देगा कि ये तुम करो, क्योंकि आफ्टर ऑल अफ़गानिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है। चाइना वहाँ कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है अफ़गानिस्तान में, ख़ास तौर पे लिथियम निकालने का, फिर पेट्रोल निकालने का, फिर दूसरे मिनरल माइनिंग सेक्टर में चाइना ने अफ़गानिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो चुपचाप वहाँ पे चल रही है। तो चाइना अपना ज़मीनी बॉर्डर जो है अफ़गानिस्तान के साथ वो कभी भी नहीं चाहेगा। तो पाकिस्तान वो वाखान कॉरिडोर पे कब्ज़ा करने की बात बढ़क में तो कर गए थे, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी पब्लिक को अपनी तरफ रखने के लिए थी। देखें, अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके पूरा पाकिस्तान पाक फ़ौज जिंदाबाद पे आ गया था। और यही अब जवाब में इनको जो बलूचिस्तान में लगातार 3 दिन तक हमले हुए, और कल का जो हमला हुआ था ना तुर्बत में, आप हैरान होंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं पाक फ़ौज को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने बलूचिस्तान में इतना बड़ा अटैक हुआ उसको पसपा कर दिया, यानी उसको शिकस्त दे दी। काहे की शिकस्त? 5 पाकिस्तानी फ़ौजी तो ऑफिशियली मारे गए हैं उसमें। आपके ऊपर हमला होता है और आप अपनी फ़ौज को मुबारकबाद देते हो, जिसमें 5 कुत्ते की मौत मारे गए। 2 दिन पहले 26 मारे गए थे। तीसरा अटैक है। आर्मी कर क्या रही है? वर्ल्ड नंबर 1 एजेंसी ISI क्या कर रही है? तो चाइना भी ठंडा पड़ गया है, और चाइना को आगे सीपेक पे अब ज़्यादा उम्मीदें नज़र नहीं आती। अजीज़ दोस्तों, चाइना को और भी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी मुश्किलात पड़ गई हैं। भारत के साथ और चाइना के बीच में जो 2 स्टेट हैं, नेपाल और भूटान, चाइना अरसे से कोशिश कर रहा है इन दोनों को कंट्रोल करने की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले अचानक भूटान चले गए। भारत की तो ज़ाहिर आपको पता है राजनीति, ओपोजिशन शुरू हो गई कि ये इस वक्त इलेक्शन का टाइम है, इसको ये भूटान अचानक जाने की क्या ज़रूरत पेश आई है। वो भूटान का हाईएस्ट सिविल ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया, और ज़बरदस्त किस्म के एक डेवलपमेंट हुई वहाँ पे, और भूटान चाइना के चक्कर से निकल के इंडिया के तक कंट्रोल में, इंडिया के साथ कोऑपरेशन में आ गया। मालदीव्स जैसा मुल्क जहाँ पे प्योर प्रो चाइना गवर्नमेंट काम कर रही है, वो भी चाइना के कहने पे इंडिया की आर्मी निकालो, इंडिया का ये करो, इंडिया का वो करो, और अब घुटने टेक के भारत से कह रही है कि हमारे कर्जे ज़रा प्लीज़ हमें रिलैक्सेशन दो, हमें कर्जे के हवाले से थोड़ी मदद चाहिए, ये वो। और मालदीव्स की भी टोटल ओपोजिशन प्रो भारत है। मालदीव्स इज़ ए कंट्री विथ 100% मुस्लिम पॉपुलेशन, क्योंकि ये जजीरे हैं, और अरब से जो ट्रेडिंग होती थी ना वो इंडिया के क्योंकि ट्रेडिंग पहले खाली शिपों के ज़रिए होती थी, तो ट्रेडिंग जो होती थी तो वो जजीरों पे रुकते थे जहाज़, वहाँ पे फिर कुछ लोग आबाद होते गए, और वो फिर सारे, और वहाँ पे जो लोग लोकल थे जो इंडियन ओरिजिन के आप कह लें, वो भी मुसलमान होते गए। तो 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसके बावजूद वहाँ पे सिवाय करंट गवर्निंग पार्टी के पूरा ओपोजिशन प्रो इंडिया है। तो चाइना को हर लिहाज से मार पड़ रही है। अब जो लेटेस्ट चीज़ हुई है वो ये है कि अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना वो भारत की टेरिटरी है, और हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की इंक्रोचमेंट को सख्ती से कंडेम करते हैं। क्योंकि चाइना ने अभी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश क्यों गए थे, वो तो भारत का नहीं चाइना का हिस्सा है। उस पे अमेरिका ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का अटूट अंग मानते हैं,
और चाइना का उसमें कोई दखल नहीं। इसके अलावा चाइना को करंटली जो एक और बैकलैश हुआ है वो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डेविड कैमरून ने प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के ऑर्डर पे चाइना को सैंक्शन कर दिया है। अब अभी ज़्यादा क्लियर नहीं है कि ये सैंक्शंस किस हद तक होंगी। डेविड कैमरून ने कहा है, Attacks on our democracy are unacceptable. Yet that is what organizations backed by China have done. Today we are publicly calling them out, and we've taken action. We've summoned the Chinese ambassador, and we are putting sanctions, travel bans, asset freezes on the individuals and the group responsible. Such action from China will not be tolerated. We will always seek to defend ourselves from those that threaten our values and our democracy. And we encourage other countries. अब ये कह रहे हैं कि चाइना हमारे डेमोक्रेसी पे अटैक कर रहा है और यह है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करता है और चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि यूके में मामलात को ख़राब करे, इसलिए हम चाइना को सैंक्शन कर रहे हैं। अब ये सैंक्शन किस हद तक जाती हैं ये देखना होगा। कहा है कि सर्टेन कंपनीज, चाइनीज़ कंपनीज और सर्टेन चाइनीज़ इंडिविजुअल्स के ऊपर हम ये सैंक्शंस लगा रहे हैं। अब वो सर्टेन इंडिविजुअल्स और सर्टेन कंपनीज कौन सी हैं ये हमें देखना होगा। इसके बाद यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और न्यूजीलैंड ने भी चाइना के ऊपर साइबर अटैक का इल्ज़ाम लगाया है। इनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे चाइना इन लोगों के इलेक्शंस में भी काफ़ी इंटरफेयर करता है। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा चाइना के हाईएस्ट फॉरेन मिनिस्ट्री के एक डेलीगेशन ने अभी हमास के लीडर्स के साथ भी मीटिंग की है और चाइना का इस अरब इज़राइल इशू में कहीं कोई दखल नहीं है। चाइना इंटरनेशनल मामा बनने की कोशिश कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले, इंटरनेशनल अफेयर्स को। वो चाइना को भारी पड़ रहा है क्योंकि चाइना अपनी इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइंस में जा रहा है, लेकिन इसके अंदरूनी हालात ये हैं कि वहाँ पे उगर मुसलमानों को हद से ज़्यादा जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। इवन मस्जिदें वहाँ पे सारी ख़त्म करके चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन पे वो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं और मस्जिदों में भी चाइना का टोटल कंट्रोल है और वहाँ पे चाइना की इजाज़त के बगैर कोई मौलवी एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता। इसके अलावा चाइना का अपना जो इंटरनल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का टोटल कंट्रोल है हर चीज़ पे। चाइना में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, चाइना में कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, प्रेस फ्रीडम नहीं है, सोशल मीडिया फ्रीडम नहीं है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहाँ पे ट्विटर, फेसबुक वगैरह नहीं चलते, यूट्यूब नहीं चलता, इनके अपने सारे चलते हैं और वो भी स्टेट पूरे कंट्रोल में चलाती है। एक एक आदमी के अकाउंट की स्क्रूटनी होती है। इसके अलावा जो इनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी मामलात इतने अच्छे नहीं हैं, जी के कंट्रोल में नहीं है। 13 फरवरी से 27 फरवरी तक 2 हफ्ते में 18 चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर मर गए। 18 2 हफ्ते में 18 चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स मर गए। कोई खबर नहीं कैसे मरे, क्या मरे, बस चुपचाप मर गए। अभी रिसेंट पिछले 6 महीने में चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, चाइना का डिफेंस मिनिस्टर गायब हो गए। बस एक नोटिफिकेशन आ गया कि नया फॉरेन मिनिस्टर ये है, नया डिफेंस मिनिस्टर है। वो पुराने कहाँ गए? वो सर्विसिंग फॉरेन मिनिस्टर, सर्विसिंग डिफेंस मिनिस्टर, चलो रिटायर हो गए, अलग हो गए, साइड पे कर दिए गए, गए कहाँ? किसी को पता नहीं। इस वक्त जी इतना ज़्यादा, मैं एक ध्रुव राठी है, जर्मन फॉरेन विदेशी एजेंडे पे काम करने वाला, विदेशी पैसे पे, उसने एक बनाया था भारत डिक्टेटर मोदी जी को। तो मैं ज़रा ध्रुव राठी को कहूँगा कि ज़रा अपनी वो डिक्टेटोरियल वीडियो वापस देखे और फिर कंपेयर करे चाइना से, तो पता चल जाएगा कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। भारत में तो लोग भांत भांत की बोली बोलते हैं। इवन ध्रुव राठी का चैनल भारत में खुला हुआ है, चाइना में है ऐसा कुछ? उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप, जो चाइना में है। अब चाइना ने अभी ये चाइना के जी ने कहा था कि 93% चाइनीज़ है ना, वो
एक घर के मालिक हैं, यानी अपने घर के मालिक हैं 93% चाइनीज़। तो उसके बारे में फैक्ट चेकर ने ये रिपोर्ट लगाई है कि चाइना में टोटल ज़मीन है ना, टोटल पूरे चाइना की, उसकी ओनरशिप चाइना की गवर्नमेंट की है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ओन करती है ये सारी ज़मीन और इसको स्टेट ओन्ड लैंड कहलाती है। ये किसी का अपना घर नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, चाइना एक भरपूर प्रोपेगेंडा पे चलता है, टोटल डिक्टेटरशिप पे है। अभी जैसे हमास के हवाले से जो इन्होंने मीटिंग की, तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट जेन्युइन होती हैं, उनका हम आर्म्ड स्ट्रगल को भी सपोर्ट करते हैं। ये उन्होंने कही तो फ़लस्तीनियों के लिए थी, लेकिन ये अपने दाम में खुद फंस गए। इसका मतलब उगर को भी अलाउड है, क्योंकि जितना जुल्म उगर पे होता है इतना तो फ़लस्तीनियों पे भी नहीं होता, क्योंकि फ़लस्तीनी एक जंग कर रहे हैं। ये टेररिस्ट अटैक करते हैं, जवाब में इसराइल हमला करती है। उगर तो कुछ भी नहीं कर रहे, फिर इनके साथ तुम ये कर रहे हो। फिर बलूचिस्तान, फिर केपी, फिर सिंधु देश। तो मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की इस बात के बाद ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स भी जेन्युइन हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।